हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 से लेके 2025 तक के जितने भी सवाल हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई आपका पहला सवाल। अगर इसमें आप देखोगे गेट 2020 में आया हुआ है। इसमें बोल रहा है फॉर अ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, फॉर अ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, कुल मिला के फिर माइकलिस मेंटन इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे। द प्लॉट ऑफ इनवर्स ऑफ रेट यानी कि 1/r वर्सेस क्या बोल रहा है अगेंस्ट इनवर्स ऑफ इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यानी कि 1/s की बात कर रहा है। ठीक है, ये लीजिए। फिर क्या बोल रहा है इज कंसंट्रेशन इज लीनियर विद स्लोप। स्लोप कितना दे दिया है भाई यहाँ पे आपको, m कितना दे दिया है इसका 0.16 सेंटीमीटर। और इसके अलावा इंटरसेप्ट आपको कितना दिया है यहाँ पे 2.12 पर मोल लीटर सेकेंड। ये यहाँ पे आपको क्या दे दिया, इंटरसेप्ट दे दिया है। इसके बाद बोल रहा है एस्टिमेट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ माइकलिस मेंटन कोफिशिएंट या माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के एम इक्वल टू। तो के एम की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। अब ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे इसने ना ये मेंशन नहीं किया कि ये वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहा है या एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे इस इक्वेशन का पता होना चाहिए। देखिए आपका जब भी आप यहाँ पे माइकलिस मेंटन इक्वेशन को लिखते हो तो वो क्या आती है, सबसे पहले आर इक्वल टू आर नॉट, फिर इसके बाद यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइड में के एम प्लस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ये होती है आपकी माइकलिस मेंटन इक्वेशन। जब आप इसका इन्वर्स कर देते हो 1/r इक्वल टू यहाँ पे क्या निकला था आपका 1/r0 प्लस के एम डिवाइड बाई r0 इंटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अब प्लॉट किस किस के बीच है, 1/r वर्सेस 1/s। ये लीजिए, जब आप इसे ध्यान से देखोगे ये इक्वेशन देखिए, इधर आपका 1/r है, इधर आपका 1/s है। ठीक है, अब इसका प्लॉट कुछ इस तरीके से इसने ले लिया है। यहां पे अगर आप देखोगे ये आपका y इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट की आपका 1/r0 है। और यहाँ पे जब आप स्लोप देखोगे ये आएगा आपका km/r0। अब कमाल की बात क्या है ना, देखिए जब आप y इंटरसेप्ट की बात करोगे तो ये क्या आपका इनवर्स ऑफ रेट है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मोल पर लीटर पर सेकंड होना चाहिए था, लेकिन जस्ट इनवर्स उसका पर मोल लीटर सेकंड यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये बात कर रहा है आपके वाई इंटरसेप्ट की। ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, आपके वाई इंटरसेप्ट की। अगर एक्स इंटरसेप्ट होता तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स एक्सिस पे आपका प्लॉट क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी इनवर्स ऑफ कंसंट्रेशन प्लॉट हो रही, तो पक्का ही इसकी यूनिट क्या होती, यहाँ पे पर मोल लीटर होती, पर मोल लीटर होती। ये आपको यहाँ से समझना था। अब अगर आप इतना समझ गए हो यहाँ से, अब तो इसके बाद ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। यहाँ पे आपको किस किस चीज की वैल्यू दी है ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि वाई इंटर 1/r0 की वैल्यू आपको दे दी है यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट की, वह है जनाब आपकी 2.12 पर मोल लीटर सेकेंड। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट क्या है आपका km/r0। ये वैल्यू आपको कितनी दे दी है यहाँ से, ये वैल्यू आपको दे दी है 0.16 क्या है सेकेंड। अब इसके बाद आपसे क्या पूछ लिया, km की वैल्यू पूछ लिया। अब देखिए 1/r0 और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये आपका क्या है, देखिए 1/r0 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो ये देखिए कितना है भाई, इसकी जगह पे मैं रख दूंगा 2.12 इंटू के एम 16। और के एम इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 0.16 इंटू टू, सॉरी डिवाइड 2.12। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी नियर अबाउट जो वैल्यू आने वाली है वह है यहाँ पे 0.075। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी वैल्यू आने वाली है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो पूरा फंडा आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। इस इक्वेशन से लाइन वीवर बर्क प्लॉट इसे बोला जाता है। तो इससे किस तरीके का सवाल किस तरीके से किया जाता है, आई थिंक आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है इन अ रिएक्शन रिएक्टेंट एक्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट वाई एंड जेड कंसेक्यूटिवली। ठीक है, तो कुल मिला के कंसेक्यूटिव रिएक्शन है। यहाँ पे आपका एक्स रेट कांस्टेंट इसका k1 मान लेते हैं,
फिर ये y में कन्वर्ट हो रहा है और y आपका यहाँ पे कंसेक्यूटिवली z में कन्वर्ट हो रहा है, इसका रेट कांस्टेंट k2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है विद रेट कांस्टेंट, इनका यहाँ पे रिस्पेक्टिव रेट कांस्टेंट भी बता रहा है। पहले का कितना देर का x कन्वर्ट हो रहा है y में 6.0 इंटू 10⁻⁻² पर मिनट, और k2 आपको दे रखा है यहाँ पे 9.0 इंटू 10⁻³ पर मिनट। ठीक है, ये लीजिए। उसके बाद बोल रहा है इनिशियल अमाउंट ऑफ x, यानी कि आपको यहाँ पे x नॉट दे दिया है। देखिए यहाँ पे आपको x नॉट कितना दे दिया है, इनिशियल अमाउंट आपको दे दिया 12.5 मोल्स। ये लीजिए, अगली चीज आपको ये यहाँ पे गिवन है, ये बोल रहा है इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ x इज 12.5 मोल्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y फॉर्म्ड आफ्टर 10 मिनट्स। अब यहाँ पे आपसे y का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है भाई, फॉर्मूला पता होना चाहिए। x का यहाँ पे क्या होता है, देखिए x इक्वल टू, ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, x नॉट e का पावर माइनस k1t। ठीक है, अगर y का पूछ ले k1, ये x आपका, तो यहाँ पे x नॉट लिख लीजिए, k1 x नॉट, k2 माइनस k1 ब्रैकेट में आपका आता है e का पावर माइनस k1t माइनस e का पावर माइनस k2t। और c की कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी, सॉरी c बोल रहा हूं यहाँ पे, z की कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी, x नॉट माइनस ये x माइनस y, ये आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, जेट की कंसंट्रेशन हो जाती है। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद आपसे बोल रहा है कि वाई की कंसंट्रेशन बता दीजिए जनाब। तो वाई की कंसंट्रेशन निकालना यहाँ पे थोड़ा इजी था। अब देखिए क्योंकि सब कुछ आपको गिवन है, k1 आपको दे रखा है यहाँ पे 6, अब मैं इसी में पुट करने वाला हूँ। देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पे, सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूँ 6 इंटू 10⁻⁻² पर मिनट है, तो ये लीजिए। ठीक है, इसको मैं भी ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि डिवाइड में भी आपका क्या है, देखो यहाँ पे रेट के टर्म, मतलब रेट कांस्टेंट के टर्म आ रहे हैं, तो यूनिट से यूनिट आपकी कैंसिल हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपका 12.5 ये आपको दिया ही है, देखिए x नॉट यहाँ पे आपको 12.5 दिया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लीजिए। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको k2 माइनस k1 लिखना। अब देखिए k2 क्या है आपका, इसको मैं लिख लेता हूँ 0.9 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि देखिए इसी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 0.9 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, इस तरीके से भी मैं इसे लिख सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे माइनस में k1 है, यानी कि 6 10⁻⁻², ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, e का पावर आपका माइनस k1 क्या है आपका, देखिए यहाँ पे 10.2 ना 6.0 इंटू 10⁻⁻² और टाइम यहाँ पे आपका 10 मिनट है, यानी कि इसको गुणा कर दोगे आप 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 6.0 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10। ठीक है, इसके अलावा माइनस में आपका क्या आ जाएगा, e का पावर यहाँ पे आपका क्या है, देखिए 9.0 माइनस का 9.0 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ये लीजिए भाई। इसके बाद आप इसको यहाँ पे सॉल्व करना था। देखिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, ये 10⁻², से यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपका रह जाएगा 6 पॉइंट, ये लीजिए। उसके बाद आपका नीचे क्या आ गया, देखिए माइनस का यहाँ पे आपका 5.1 आ गया, ये लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जब आप इक्वेशन में देखोगे, ये आ गया आपका e का पावर माइनस 0.6 और ये आ गया आपका माइनस e का पावर माइनस 0.09। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं आपके सामने से सॉल्व कर देता हूँ, कैलकुलेटर में लेके आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आपका 6 इंटू 12.5 डिवाइड में 5.1, तो इतने टर्म की आपकी वैल्यू आ गई। देखिए ये है आपका 14.7। ठीक है, वो भी ये माइनस का है। अब इधर देखो जी, इसको देख लेते हैं, e का पावर माइनस 0.6, e का पावर 12 आ गया सिर्फ माइनस 0.6 माइनस आपका क्या है यहाँ पे e का पावर माइनस 0.09, तो ये टर्म आपका आ जाएगा माइनस 0.3651। अब जब आप इसे इंटू करोगे
तो यहाँ पे सिंपल सा मैं आप इसे डायरेक्टली इंटू कर देने वाला हूँ। ये हमने इक्वल निकाल दिया इंटू 14.7, ये लीजिए। तो ये वैल्यू आ गई आपकी नियर अबाउट कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी आपकी 5.5 ये आपका आ गया 5.36 यहाँ से आपकी y की कंसंट्रेशन निकल के आ गई। आई होप आपको ये पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। बस आपको फॉर्मूला पता करना था, उसके बाद तो ये सिंपल कैलकुलेशन, बस कैलकुलेशन का खेल था इस सवाल में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे छोटी छोटी कैलकुलेशन यहाँ पे लिखते चलनी, जिससे आपके जवाब यहाँ पे सटीक आए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, फॉर अ रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपीन, यानी कि कुछ इस तरीके की रिएक्शन है, साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पे से आपका प्रोपीन में ये कन्वर्ट हो रहा है। ये लीजिए, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज, यानी कि ए की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे कितनी है 4.3 इंटू 10⁻15 सेंटीमीटर ना 15 सेकेंड इनवर्स, ये लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन आपसे पूछ ली है, यानी कि ये आपसे यहाँ पे पूछ लिया है। अब देखिए भाई सीधा सा यहाँ पे फंडा है आपका किसका, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में आपको मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यहाँ पे ए और एस के बीच में रिलेशन क्या होता है। ए इक्वल टू आपका क्या निकल के आता है यहाँ पे के बी टी बाई एच, फिर यहाँ पे ई का पावर बाय आर, और यहाँ पे आप लिखते हो ई का पावर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और अगर आप इसे थोड़ा सा टेक्निकल, अगर आपको फॉर्मूला प्रॉपरली लिखना है तो आप यहाँ पे इसी को लिख सकते हो, यहाँ पे इसी को आप लिख सकते हो यहाँ पे ई का पावर 1 माइनस डेल एन जी हैज, ये लीजिए, काम आपका बन गया। अब देखिए भाई यहाँ पे डेल एन जी क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये मॉलिक्यूल आपका क्या हो रहा है यहाँ पे रीअरेंज होकर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी कोई ट्रांजिशन स्टेट ऐसी बनी होगी, देखिए जिसमें ये लीजिए कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी, जो फाइनली आपका इसमें यहाँ पे कन्वर्ट हो गया होगा। अब ध्यान से देखिए डेल एन जी क्या होता है, ये डेल एन जी होता है ट्रांजिशन स्टेट जो जनरली एक ही होती है, तो ये लीजिए माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखिए भाई नंबर ऑफ रिएक्टेंट, अब देखो यहाँ पे क्या आपका 1 माइनस ये आपका डेल एन जी हो गया, डेल एन जी में आपका क्या 1 प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि देखो एक बार देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये क्या है जनाब आपका डेल एन जी है। अब देखो डेल एन जी को जब आप यहाँ पे रखोगे 1 माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, तो देखिए जब आप इसे खोलोगे 1 माइनस 1 प्लस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, ये लीजिए भाई ये कट गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका नंबर ऑफ रिएक्टेंट, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे मोलैरिटी लिख दिया, क्योंकि ये क्या है एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, दिस इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब इसमें मैं थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए जब आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ए की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है यहाँ पे 4.3 इंटू 10⁻15, ठीक है। के की वैल्यू आपको दी है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टी की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे कितना दिया है भाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। यहाँ पे H की वैल्यू आपको दे रखी है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। ये लीजिए इतना टर्म आपने लिख लिया। अब यहाँ पे E का पावर डेल हैज बाई आर, डबल डैगर बाई आर इंटू ई की पावर मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, एक ही रिएक्टेंट है, तो ये लीजिए ई का पावर 1। अब यहाँ पे साहब डेल एस कैसे निकालोगे, ये लीजिए पहले मैं ये सारे के सारे टर्म को इस ओर ले आता हूँ, तो जब आप देखोगे ना सबसे पहले मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। देखो इसको जब आप इसको यहां से ऊपर लेके जाओगे और इसके साथ एडिशन करोगे इसका, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 34 और 23 ये हो गया आपका 11, 10 की पावर 11, ठीक है। अब देखो भाई इस पूरे टर्म को मैं यहाँ से रीअरेंज करता हूँ, तो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन के आएगा। इधर ये जो चीज है यहाँ पे से मैं मिटा लेता हूँ। देखिए ये आपका 4.3, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 10⁻15 है, ठीक है। और इधर क्या है देखो आपका 6.626
625, ये लीजिए खत्म। नीचे का सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं देखिए यहाँ पे ऊपर के टर्म नीचे लिख रहा हूँ 1.38 इंटू 298 ओके इंटू 10⁻11, ये भी तो है अपना यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे e का पावर 1 भी है, e, ठीक है। ये आपका किसके इक्वल है यहाँ से, ये है आपका e का पावर r के इक्वल, ठीक है। अब देखिए ये जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसका आप क्या ले लोगे यहाँ से, लॉग ले लोगे, ln ले लोगे, ln, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी आप इसे यहाँ पे पुट कर दोगे, और यहाँ पे जब आप ln लोगे तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, डेल हैज बाई आर, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ भाई ये पूरा टर्म होके यहाँ पे कितना आ रहा है। इसको मैं अगर थोड़ा और शॉर्ट में लिखना, मतलब अच्छे से लिखना चाहूँ, ये आपका क्या है, देखो 4.3 इंटू 6.625 गुणा 10 की पावर 4 हो गया ये आपका। यहाँ पे क्या आपका 1.38 गुणा ये क्या आपका 298 गुणा ई, ठीक है, ये लीजिए। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए जब आप यहाँ पे 4.3 इंटू 6.625 या 6.626 दिया है तो 6 कर लो, ठीक है, गुणा 10,000, हाँ ये लीजिए, डिवाइड मैंने कर दिया इसे 1.38 से, फिर मैंने इसे डिवाइड किया 298 से, फिर मैंने इसे डिवाइड कर दिया ई से, ये लीजिए ई, ठीक है। तो ये नियर अबाउट आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, 300 के अप्रोक्स आ रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे 300 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे 300 आ गई, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 300, ये लीजिए नियर अबाउट 300 आ गया। अब मैं यहाँ पे ln 300 की वैल्यू लिख लेता हूँ। देखिए ln 300, तो ये नियर अबाउट आपका 5.7 आया। तो यहाँ पे ये क्या आ गया आपका, देखिए 5.7, कलर चेंज कर लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पे डेल हैज, और आर की वैल्यू आपको होता है 8.314, ठीक है, 8.314 जो कि आपको यहाँ पे दी भी हुई है। अब आपको पता है भाई इसको अगर आप इससे गुणा कर दोगे तो आपका डेल हैज यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ कितनी वैल्यू आएगी, गुणा 8.314, ठीक है। तो ये आपका नियरली 47 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 300 ले लिया, आप इसे करेक्ट लिख लेना, ठीक है। तो ये आपका 47 के अप्रोक्स यहाँ पे निकल के आ गया। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पे साइन का आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि जो आपका डेल्टा हैज ऑफ एक्टिवेशन होता है वो निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब देखिए निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक की रिएक्शंस पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मैं इन चीज़ों को आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझा पाऊंगा। वैसे ये भी आपकी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन थी। यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअल में क्या होती है, ऐसे एक्सपैंड हो रही थी, बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा था ना इस तरीके से, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, तो वहाँ पे आपका क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल खुल रहा था। तो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ एक्टिवेशन, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है जब, तो वहाँ पे इंट्रोपी भी आपकी बढ़ती ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे द रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर, यहाँ पे इतना एट 0 डिग्री सेल्सियस और उसके अलावा इतना एट 25 डिग्री सेल्सियस, और ये बोल रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इससे सिंपल क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता था, और ये भी आई थिंक आपका 2 नंबर में आया हुआ था। देखिए भाई बहुत सिंपल है, ये तो आपका अरेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, ln K2/K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे R, यहाँ पे डेल ऑफ T, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, ये लीजिए, ठीक है। सॉरी T1 T2, ये यहाँ पे इंटू आ जाएगा, T2 माइनस T1 तो ऊपर होता है आपका, ये हो गया आपका T1 इंटू T2। अब देखिए K2 आपको कितना दिया है, यहाँ पे देखो ज़्यादा टेम्परेचर पे आपको दिया है ln, ये हो गया आपका 2.64, 10⁻⁴ है, यहाँ पे भी 10⁻⁴ है, हटा देते हैं इसको, मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे 0.237, ठीक है, इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय आर
डेल टी कितना देखो, ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये आपका 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 यहाँ पे डेल्टा आ गया इसका। T1 273 केल्विन इंटू यहाँ पे 298 केल्विन। ठीक है, अब इसको इधर लिख लो, यहाँ पे हो गया 273 298 इंटू आर को भी लिख लेते हैं 8.314 इंटू ln 2.64 डिवाइड बाई 0.237। ठीक है, ये आ गया। उसके अलावा डिवाइड में आपका यहाँ पे 25 आएगा, ये लीजिए। दिस विल बी योर एक्टिवेशन एनर्जी। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपसे किस में पूछा है, इसने किलोजूल पर मोल में पूछा है, यहाँ पे आपकी आएगी ये जूल पर मोल में। ठीक है, पहले जूल पर मोल में निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसे किलोजूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये लीजिए भाई, यहाँ पे आपको सबसे पहले ln में क्या लिखना है, 2.64 डिवाइड बाई 0.237। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये आ गया आपका 2.4। फिर इंटू में है आपका 8.314 इंटू में आ गया आपका 298 इंटू में आ गया आपका 273। यस, और इसको जब मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे 25 से, तो ये आ जाएगा आपका 65215। ये वैल्यू आ गई आपकी 65215.58 जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी बात है भाई, 1000 से भागा दे दोगे, 25.2 किलो जूल पर मोल। ये लीजिए, ये इसका यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आ गया। अब बढ़ेंगे हम अगले सवाल की ओर को। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी यहाँ पे गेट एग्जाम में एटलीस्ट यहाँ पे डिजर्व नहीं करता था 2 नंबर का, 1 नंबर में अगर पूछ लेते हो तो ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। ये रहा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे आपसे बोल रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द rate constant, temperature dependence of the rate constant for a second order chemical reaction obey Arrhenius equation, the SI unit of pre exponential factor। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, सबसे पहले आपको Arrhenius equation लिख लेनी है, A इक्वल टू K इक्वल टू A e का पावर माइनस EA बाई RT। दिस इज योर Arrhenius equation। ये रेट कांस्टेंट हो गया। अब सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की बात करो तो ये रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हो गया सेकंड ऑर्डर का। ये आपका हो गया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और ये है आपका एक्सपोनेंशियल। अब देखिए भाई, एक्सपोनेंशियल तो आपका क्या होता है, यहाँ पे यूनिटलेस होता है, या आप दूसरे टर्म में अगर मोर प्रिसाइज जाओगे तो डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहां पे से आपको ये चीज समझ में आ रही है, अगर आप किन्हीं 2 यूनिट्स को कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि के और ये राइट का पूरा टर्म, तो जो यूनिट रेट कांस्टेंट की होगी वही इस पूरे टर्म की भी होगी। अब इसमें भी अगर आप नोट करोगे, इसकी तो इस सेकंड वाले पार्ट की कोई यूनिट नहीं है, तो यहां से बहुत क्लियर हो रहा है कि जो यूनिट इस के की होगी वही यूनिट किसकी होगी भाई, इस ए की भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो यूनिट यहाँ पे के की है, यानी कि सेकंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वही यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की भी यहाँ पे यूनिट हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, वैसे तो आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता तो रेट की यूनिट डिवाइड में ए की पावर, मतलब सॉरी कंसंट्रेशन की पावर जो ऑर्डर है, जैसे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है, तो देखिए रेट की यूनिट होती है आपकी मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर है, मोल स्क्वायर लीटर का स्क्वायर। अब जब आप इसे ऊपर भेजोगे हो जाएगा आपका मोल, ये जब ऊपर जाएगा -2 हो गया, -2 और +1 -1, ये ऊपर जाएगा तो लीटर की पावर +1 हो जाएगी, और सेकंड तो माइनस में है ही, तो यहाँ पे ये यूनिट आपकी निकल के आ जाएगी। अब इसको मैच कर लीजिए। इससे बढ़िया भी मैं आपको एक टेक्निक बताऊँ ना, कभी आपको ऑप्शन देख के सीधे वहां पे अगर रेट की यूनिट रेट कांस्टेंट की यूनिट लगानी हो, तो आप कभी भी ना लीटर की जो पावर है, ठीक है, लीटर की मान लो x पावर आ रही है, तो उसमें आप x+1 करोगे ना, तो ये x+1 ही क्या होता है भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। यही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है।
ठीक है। कभी भी रेट कांस्टेंट की जब यूनिट्स दी हो आपको, रेट कांस्टेंट की यूनिट दी हो, जैसे यहाँ पे दी है, अब देखिए यहाँ पे लीटर की पावर 0 है, तो आपको पता है भाई इस 0 में आप 1 ऐड कर दोगे तो ये इसका ऑर्डर निकलेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीटर क्यूब दिया है, मीटर क्यूब और लीटर क्या होते हैं भाई, आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। कैसे, देखिए 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब होता है, ठीक है। और यहीं पे से आप क्या बोल सकते हो, 1 लीटर 1 डेसीमीटर में आपके कितने होते हैं, 1/10 मीटर होते हैं, यानी कि इसका क्यूब मीटर क्यूब, खत्म हो गया। ये लीजिए, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आप इस मीटर क्यूब को लीटर से भी चेंज कर सकते थे। अब ये मीटर क्यूब है तो आप इसे लीटर से चेंज कर लो, लीटर मोल सेकंड इनवर्स सेकंड। तो यहाँ पे आप क्या हो सकते हो, ये देखिए इसकी पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दोगे तो ये सेकंड ऑर्डर का हो गया, 1 में 1 जोड़ दिया तो सेकंड ऑर्डर का हो गया। इसका मतलब यही क्या है, इसका राइट आंसर है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मोल मीटर की पावर क्या है, -3 है, -3 है तो आप इसे क्या बोलोगे, लीटर का -1, ठीक है। अब -1 में +1 जोड़ोगे तो ये आपका 0 ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर का, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। उसके अलावा यहाँ पे जब आप देखोगे, देखो क्या कर रखा है, मीटर क्यूब लिखा है, यानी कि लीटर हो गया, लेकिन उसका स्क्वायर ये लीजिए, यानी कि 2 + 1, ये आपका यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का होगा, थर्ड ऑर्डर का होगा। आई होप आपको ये फंडा और ये ट्रिक यहाँ पे समझ में आई होगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ एलिमेंट्री गैस फेज रिएक्शन, आपके सामने गैस फेज रिएक्शन यहाँ पे लिख दी है, और आपसे बोल रहा है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ये आपको दिया है 10.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये लीजिए, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि डेल एच डबल डैगर आपको यहाँ पे निकालना है। बहुत सिंपल है, देखिए इसका भी फंडा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में ना आपको बस फंडे, मतलब वो क्या बोलते हैं, फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल एच हैज इक्वल टू ई ए प्लस, यहाँ पे आपका क्या आता है, देखो 1 माइनस, सॉरी डेल एन जी हैज -1 आर टी, और डेल, अब देखो यहाँ पे से मैंने आपको क्या बताया, डेल एन जी कैसे निकालना है, डेल एन जी का मतलब है यहाँ पे 1 माइनस मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, देखिए 1 माइनस 2 है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल 2, फिर पीछे -1 है, ये लीजिए। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ से -2 आ गई। तो यहाँ पे से आप क्या लिखोगे, डेल्टा हैज फॉर दिस रिएक्शन इक्वल टू ई ए। अब देखो यहाँ पे -2 है, -2 आर टी। अब देखिए भाई यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, इसने ये किलो जूल में दी है, तो सबसे पहले हम इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये लीजिए कितनी है, 10/500, हमें इसे 1000 से गुणा कर देना, जूल पर मोल में ये आ गई आपकी, ठीक है। इसके बाद -2 आर की वैल्यू कितनी है, 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है भाई आपको यहाँ पे 25 डिग्री, यानी कि 298 केल्विन, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये आएगी आपकी जूल पर मोल में, ठीक है। अब एक बार ये कैलकुलेशन देख लेते हैं, 105 00 माइनस 2 इंटू 8.314 इंटू 298, यह आ गया आपका 5544.8, 5544.8 जूल पर मोल। अब किलो जूल में आपको बताना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपसे किस में पूछी, किलो जूल पर मोल में पूछी है, तो यहाँ पे से आप क्या कर दोगे, इसे 1000 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.54 इंटू तो कुछ नहीं, यहाँ पे जूल, किलो जूल पर मोल। ये लीजिए भाई आपका जवाब यहाँ पे रेडी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर को। देखिए
अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले देखिए, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में ना आपके गिने चुने फॉर्मूले हैं, तो वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे कि डेल जी ऑफ हैज का फॉर्मूला वो बहुत सिंपल है, डेल एच माइनस टी डेल एस, या आप उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हो। वहीं से इक्वेशन आगे आगे को आपकी डिराइव होती है। फिर दूसरा आपका क्या आता है, जैसे ही आप ये चीज़ रखते हो तो वहाँ पे आपका क्या आता है, डेल एच आ जाता है। डेल एच और ई ए के बीच में रिलेशन क्या है आपका, डेल एच इक्वल टू ई ए प्लस डेल एन जी आर टी माइनस वन आर टी। तो बस खत्म हो गया जो हमने यहाँ पे लगाया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई आपका अगला सवाल। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये बोल रहा है फॉर लिंडमैन हिंसेलवुड मैकेनिज्म ऑफ अ गैस फेज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन द ट्रू स्टेटमेंट इज आर। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब गेट 2023 के तो जितने भी काइनेटिक्स के सवाल है ना, मतलब मार्क कर लीजिए, दीज आर बेस्ट क्वेश्चन ऑफ काइनेटिक्स टिल नाउ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए हिंसेलवुड जो आपकी लिंडमैन मैकेनिज्म होती है उसमें होता क्या आपका, ए मॉलिक्यूल या फिर खुद से यहाँ पे स्ट्राइक करता है या फिर कोई दूसरा एजेंट होता है यहाँ पे, वो क्या करता है भाई यहाँ पे K1 K-1, ठीक है। एक खुद से ही के साथ क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, और देन ये जो मॉलिक्यूल आपका क्या हो रखा है यहाँ पे एक्साइट हो रखा है, वापस से क्या हो सकता है यहाँ पे उस दूसरे के साथ टकरा के वापस से यहाँ पे मतलब ग्राउंड स्टेट में आ जाए, मतलब यहाँ पे अपनी एक्टिवेशन मतलब एनर्जी अपनी लूज कर दे, या फिर क्या हो सकता है रीअरेंज होके आपके प्रोडक्ट में यहाँ पे, या डिकम्पोज होके प्रोडक्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से जब आप यहाँ पे रेट निकालते हो यानी कि dp बाई dt निकालते हो, तो ये आपका आता है K2 A स्टार। अब आप जानते हो भाई ये तो आपका क्या है, एक इंटरमीडिएटरी कंपाउंड है, या आपका कोई यहाँ पे क्या है, कोई एक्साइटेड मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से यहाँ पे कोई एक चीज आनी चाहिए रेट लॉ में आपकी, तो आप तुरंत इस पे क्या लगाते हो, यहाँ पे एस ए लगाते हो, ठीक है। जब आप एस ए लगाओगे तो आप क्या बोलोगे जनाब, डी ए स्टार बाई डी टी इक्वल टू, सबसे पहले क्या आएगा आपका K1 A स्क्वायर, ठीक है। अब ये बैकवर्ड में भी आ रहा माइनस K-1 A स्टार इंटू ए, क्योंकि देखिए बैकवर्ड रिएक्शन को देखिए ऐसे। अब उसके बाद आगे को भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी इसकी डिकम्पोजिशन ही मतलब क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, इसलिए माइनस K2 A स्टार। तो यहाँ पे से ये क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब एस की कंडीशन है। इसके बाद आप क्या बोलोगे, K1 A स्क्वायर इक्वल टू K-1 A स्टार सॉरी A प्लस K2 A स्टार, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों को मैं राइट में ले गया, और यहाँ पे से ये और ये मैंने कॉमन ले लिया और बाहर लिख लिया। अब यहाँ से आपको A स्टार की वैल्यू मिल गई जनाब, वो क्या है आपकी K1 A स्क्वायर डिवाइड में K-1 A प्लस K2, ठीक है। अब इसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी K2, यहाँ पे आपका K1, ये आपका A स्क्वायर डिवाइड में आपका आ गया K-1 A प्लस K2, ठीक है। ये लीजिए। अब यहाँ पे से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ओनली मॉलिक्यूल विथ 3 और मोर एटम कैन फॉलो लिंजमैन हिंसेलवुड मैकेनिज्म। ये स्टेटमेंट क्या है ना, बिल्कुल ट्रू है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ, इसके एग्जाम्पल आप समझिए। अगर आपने कभी भी अगर एग्जाम से पहले अगर इसके एग्जाम्पल पढ़े होते ना, तो आप इस क्वेश्चन को पक्का सही करके आते हैं। देखिए जो आपकी लिंडमैन हिंसेलवुड मैकेनिज्म होती है, ये क्या करती है, गैस फेज मॉलिक्यूल्स का आइदर डिकम्पोजिशन को एक्सप्लेन करती है, या देखिए एक तो गैस फेज मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन एक्सप्लेन करती है, या फिर गैस फेज मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट ये क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। इसका बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, देखो आपने यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 पढ़ा होगा। ये क्या होता है आपका NO2 प्लस NO3 में यहाँ पे डिकम्पोज होता है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे लिंडमैन हिंसेलवुड मैकेनिज्म को फॉलो करता है। उसके अलावा O3 मॉलिक्यूल है, ये भी क्या होता है आपका O2, और यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन में जो कन्वर्ट होता है, ये भी आपका कुछ हद तक आपका लिंडमैन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसके अलावा और एग्जांपल बताता हूँ, जो आप ये यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन का रीअरेंजमेंट पढ़ते हो इनटू साइक्लोप्रोपीन, ये आपका यहाँ पे हिंसेलवुड मैकेनिज्म को फॉलो करता है, लिंडमैन हिंसेलवुड को। इसके अलावा आपने ऑर्गेनिक में बहुत मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, RCN,
इनका यहाँ पे से रीअरेंजमेंट होता है RNC में। ये जो मैकेनिज्म होती है इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे रेडिएशन या हीट यहाँ पे, तो ये क्या करता है भाई यहाँ पे अगेन ये भी आपका लिंडमैन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको बहुत क्लियर हो रही होगी कि देखिए जो डाई मतलब जिनमें दो एटम है ना, जैसे O2 है, तो वो दो के दो अनस्टेबल मॉलिक्यूल क्रिएट होंगे, तो वो कभी भी आपका बहुत स्पॉन्टेनियसली नहीं होता, उसके लिए यहाँ पे आपको बहुत एनर्जी वगैरह देनी पड़ती है, और वो भी अगेन इस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता, अगर आपने थोड़ा सा केयरफुली देखा होगा इन चारों एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है, ये लीजिए। अब देखिए इसके बाद लिंडमैन हिंसेलवुड मैकेनिज्म इन्वॉल्व बाइमोलिकुलर एलिमेंट्री स्टेप, बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ पे देखिए बाइमोलिकुलर एलिमेंट्री स्टेप है, फॉरवर्ड में भी बैकवर्ड में भी। यहाँ पे एक ही जगह पे आपका कोई मेटल, मतलब मेटल नहीं, एजेंट, ठीक है, एक्साइट करने वाला एजेंट एम भी हो सकता है, जो यहाँ पे ए को एक्साइट कर दे और खुद यहाँ पे एज सच रहे, ठीक है। इसके अलावा तो ये भी स्टेटमेंट आपका दूसरा वाला क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, ये लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे बोल रहा था ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर एट लो प्रेशर, और दूसरा बोला ओवरऑल रिएक्शन इज ऑफ हाई ऑर्डर एट इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर एट हाई प्रेशर। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक ही ट्रू हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर आइदर लो प्रेशर पे हो सकती है, सेकेंड ऑर्डर आइदर हाई प्रेशर पे हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जनरली जो आपकी लिंडमैन मैकेनिज्म होती है एक प्रेशर पे, मतलब लोअर या हायर में से एक केस में आपका यूनिमोलिकुलर होती है, एक में आपकी सेकेंड ऑर्डर होती है, एक में फर्स्ट ऑर्डर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे से आपको समझना है, देखिए जब आपका प्रेशर बहुत हाई, मतलब पहले प्रेशर लो की बात करते हैं, देखिए जब लो प्रेशर होगा ना, तो उस केस में देखिए जब ये कोलिजन होगा तो यहाँ पे मॉलिक्यूल एज सच पड़ा होगा, और लो प्रेशर में एक्साइटेड मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, बहुत दूर होंगे, बहुत दूर होंगे, तो उस केस में से रीअरेंजमेंट या डिकम्पोजिशन के लिए प्रॉपर स्पेस और प्रॉपर टाइम मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है, आपका K2 बहुत ज़्यादा होता है, लो प्रेशर पे क्या होता है, आपका K2 बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ जनरली कोई पढ़ाता नहीं है, ऐसे कंसंट्रेशन के बेस पे पढ़ा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। लो प्रेशर पे आपका क्या होता है भाई, यहाँ पे K2 बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए भाई जो एक्साइटेशन के बाद आपके मॉलिक्यूल बने ना, इन्हें रीअरेंज करने का या यहाँ पे डिकम्पोज होने का पूरा टाइम मिलता है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इंटरेक्शन एक दूसरे से बहुत कम होता है, तो पूरा टाइम मिल रहा है इन्हें रीअरेंज होने का या डिकम्पोज होने का। तो K2 बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है आपका जम जम के। अब देखो K2 बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, रेट क्या हो गया आपका, K2 K1 ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है आपका K2, तो यहाँ पे से कट गया, तो बिल्कुल लो प्रेशर पे आपकी क्या आ रही है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ रही है, ये भी आपका ट्रू है। अब एक बार मैं आपको हाई प्रेशर पे भी बता देता हूँ, हाई प्रेशर पे क्या होता है। हाई प्रेशर पे देखिए भाई क्या होता है ना, आपके ये दोनों ये जो मॉलिक्यूल हैं ए स्टार, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं, और इवन यहाँ पे ए भी क्या होते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में जो अनएक्साइटेड होते हैं, ये भी यहाँ पे क्या होते हैं, इनके बहुत क्लोज होते हैं। तो आपस में इनकी कोलिजन की जो टेंडेंसी होती है ना यहाँ पे, या प्रोबेबिलिटी होती बढ़ जाती है, और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो रादर देन गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इन्हें रीअरेंज या डिकम्पोज होने का टाइम नहीं मिलेगा, जैसे ही एक्साइट होंगे तुरंत डिकम्पोज होकर वापस से ग्राउंड स्टेट में आ गए, डीएक्साइटेड स्टेट में आ गए। तो इस केस में आपका K-1 क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका ये वाला टर्म क्या होता है, यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है। बहुत बढ़ जाएगा तो आप ऑब्वियस सी बात है, इसको आप इग्नोर करना पड़ेगा। इसको जैसे ही आप इग्नोर करोगे तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर पे आपका क्या है, यहाँ पे K-1 बहुत ज़्यादा होता है। K-1 बहुत बड़ा होगा तो ये टर्म भी आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत बड़ा हो गया, तो K2 आप यहाँ पे इग्नोर कर दोगे, तो यहाँ पे से आपका क्या आ जाएगा, K2 इग्नोर कर दिया आपने, तो K2 K1 डिवाइड बाई K-1, और A से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका A आ गया। तो ये क्या है भाई, आपकी फर्स्ट ऑर्डर होगी हाई प्रेशर पे। आई होप आपको पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। बाद में मैं इस मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, इसका मैं पूरा एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा, और नेट और गेट में जो इसके बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन ये था, ऐसे ही मैं आपके सामने और एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा, वहाँ पे हम डिटेल्ड डेलिब्रेशन इसका करेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो आपका A, B और C तीनों ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखिए भाई ये बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ Q इन एन कंजिक्यूटिव रिएक्शन, यहाँ पे कंजिक्यूटिव रिएक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब देखिए
कंसेक्यूटिव रिएक्शन है क्या, पहले यहाँ पे देखो P जा रहा है आपका Q में, Q जा रहा है आपका R में। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ये है आपका K1, ये है आपका K2। अब यहाँ पे ओ माय गॉड Q का आपको यहाँ पे इक्वेशन भी दे दिया है कि Q की कंसंट्रेशन क्या होती है, ये भी थोड़ी देर पहले आपसे निकलवाई थी। अब देखो क्या बोल रहा है, वेयर P इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ P, ठीक है, और P0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ P इफ द वैल्यू ऑफ Q2 ना सॉरी K2 की वैल्यू आपकी कितनी दे दी है यहाँ पे 25 सेकेंड इनवर्स ये दे दिया आपको। अब आपसे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ K1 दैट लीड्स टू लॉन्गेस्ट वेटिंग टाइम ऑफ Q टू रीच मैक्सिमम, यानी कि आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, दैट लीड टू लॉन्गेस्ट वेटिंग टाइम फॉर Q टू रीच इट्स मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे आपसे बात कर रहा है टी मैक्स की। टी मैक्स वो भी कौन सा, द वैल्यू ऑफ K1 की K2 तो फिक्स कर दिया है यहाँ पे, तो आपसे बोल रहा है कि K1 की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि वहां पे दैट लीड टू लॉन्गेस्ट वेटिंग टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम। तो यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पे टी मैक्स किसका होगा, यही यहाँ पे आपसे बोलना चाह रहा है। अब देखिए भाई टी मैक्स का यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/K2 माइनस K1 ln K2/K1, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटिंग टाइम हमें यहाँ पे बताना है, ये लीजिए। अब देखो भाई सबसे पहली चीज यहाँ पे आपका क्या हो गया, K1 क्या ना सॉरी K2 आपने फिक्स कर दिया 25 माइनस 20, ये क्या हो गया आपका ln K2 25/20, ठीक है। ये आपका पहला केस आ गया। इसके बाद आपका ये है, तो यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे K1 भी 25 हो गया, K2 भी आपका 25 हो गया। तो इस तरीके के केसेस में ये इक्वेशन आपकी अप्लाई नहीं होती है। इस तरीके के केसेस में आपका जो टी मैक्स होता है ना जनाब, वो क्या हो जाता है यहाँ पे आपका 1/K होता है। अब ये K कौन सा, K1 या K2 कोई सा भी रख लो, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे जनाब, ये क्या हो जाएगा आपका 1/25 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में जब आप देखोगे यहाँ पे भी कट के आपका जैसे 1/5 आ रहा है ना, ln 25/20 है, तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे 1/5, यहाँ पे ln आपका क्या हो जाएगा 30/25। अब देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, इस बार मैंने यहाँ पे किसको K1 को ऊपर रख दिया, जबकि पहले मैंने K2 को ऊपर रखा था। देखिए यहाँ पे जो साइन आपका ना K2 माइनस K1 को नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन को पलट दिया। उसी तरीके से जब आप यहाँ पे देखोगे ये भी आपका 1/5 आएगा ln, एक्चुअल में 1/5 नहीं आएगा आपका, ये आएगा आपका 1/10 ना, ये आपका आएगा 1/10, 1/10 यहाँ पे क्या हो गया आपका 35/25। अब जब आप इन सारी वैल्यूज को निकालोगे, तो मैं आपको बताया था मैंने पहले से ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था, तो इस केस में आपका जो वैल्यू आता है ये आता है आपका 0.044, यहाँ पे वैल्यू नियरली आपका कितना आता है 0.04 आता है, यहाँ पे वैल्यू नियरली आपका 0.036 के आसपास आता है, और यहाँ पे आपका 0.034 के आसपास आता है। अब आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है भाई, सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे आपका यही है, ठीक है। अगर आप तीनों को 1000 से गुणा कर लोगे तो ये 44 हो गया, ये 40 हो गया, ये 36 हो गया, ये आपका 34 हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यही है आपका, तो इसका मतलब इस केस में क्या हो गया आपका यही वाला क्या होगा यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेटिंग टाइम होगा। इसके अलावा आपने इसकी इक्वेशंस भी पढ़ी होंगी, जहाँ पे ग्राफ आता है उससे भी आप इसको बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते थे। हालांकि मेरे को यहाँ पे इसका डिटेल्ड आंसर करना था, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कराया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इसने लाइट का यूज किया है, इंसिडेंट रेडिएशन का यहाँ पे इसने यूज किया। अब देखिए इस तरीके के सवालों में ना हम जनरली गड़बड़ कर बैठते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, इन द स्कीम सोन बिलो IA रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे IA क्या है भाई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड है, अज्यूमिंग द क्वांटम यील्ड ऑफ द फर्स्ट स्टेप इज 1, यानी कि फर्स्ट स्टेप की क्वांटम यील्ड आपकी 1 मान ली है, ठीक है, यानी कि प्राइमरी स्टेप इसे माना हुआ है। उसके बाद बोल रहा था स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ Q इज गिवन बाई। अब देखिए भाई प्राइमरी स्टेट की जब स्टेप की जब आप बात करते हो, तो प्राइमरी स्टेप की जो रेट होती है ना, जैसे आप यहाँ पे क्या निकालोगे, आपको dQ/dt निकालना है, तो पहले स्टेप के लिए आप यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि दिस इज IA इंटू P2, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो
प्राइमरी स्टेप होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंसिडेंट रेडिएशन की मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, बाकी वो किसी कंसंट्रेशन का यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी थी। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, जब आप सबसे पहले स्टेप में बात करोगे तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट लिखोगे डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ आई ए। इसके अलावा अब मैं दूसरे स्टेप की ओर चलता हूँ। देखो, बैकवर्ड स्टेप की बात करता हूँ। यहाँ पे भी जब आप डी क्यू बाई डी टी लिखोगे तो आपको डिवाइड में 1/2 तो लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे 2 है। देखिए, बैकवर्ड में यार इनकी कंज्यूम हो रहा है और इस बार तो रिएक्टेंट भी ये खुद हो गया, तो यहाँ पे आप लिख दोगे क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये लीजिए। इसके बाद अब तीसरा स्टेप, यहाँ से आगे की ओर भी जा रहा है तो 1/2 तो रहेगा ही, डी क्यू बाई डी टी आएगा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया, इसका रेट कांस्टेंट लगाना, यहाँ पे K1 आएगा आपका, ये लीजिए। इसके अलावा देखिए आगे जब आप जाओगे यहाँ पे K2, और अगेन इस बार भी सबस्ट्रेट यही है आपका, तो ये क्या हो गया भाई आपका Q का स्क्वायर। अब आप इन तीनों को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे से आपका क्या आ जाएगा I। एक चीज मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ। देखिए, पहले स्टेप में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे क्यू फॉर्म हो रहा है, इसलिए मैंने इसे पॉजिटिव लिया था। बाकी दोनों स्टेप में जब आप देखोगे ये साइन आपका निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप इसे कंज्यूम कर रहे हो, यहाँ पे आप इसे कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे से आपका आई ए माइनस K1 क्यू स्क्वायर माइनस K2 क्यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे लगाना है तो 0 हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों को दूसरी साइड भेज दोगे तो ये हो जाएगा आपका आई ए इक्वल टू K1 प्लस K2 क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे से आप जब Q लिखोगे तो ये हो जाएगा आई ए डिवाइड बाई K1 प्लस K2, और यहाँ पे आपका ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर था, इधर जाके स्क्वायर रूट हो गया। अब जब आप देखोगे ये आपका मैच कर रहा है ऑप्शन ए से, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जो लोग पहले स्टेप में, प्राइमरी स्टेप में कंसंट्रेशन को एज अ डिपेंडेंट बनाएंगे, उनका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उनका ये आंसर निकल के आएगा। और जो लोग यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में अंडर रूट लगाना भूल जाएंगे, उनका ये आंसर आएगा, उनका भी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, जो दोनों गलतियां करेंगे, पी को भी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पी यहाँ पे डिपेंडेंट बनाएंगे इसके फॉर्मेशन में इन द प्राइमरी स्टेप, और साथ में यहाँ पे अंडर रूट लगाना भी भूल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी एक भी गलती कर दो, गलत तो गलत है, ठीक है। तो इसलिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, अगेन गेट 2023 का ही है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए, टू डिफरेंट इंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन 1 and 2, ठीक है। तो 2 रिएक्शन है और यहाँ पे बोल रहा है कि उनका आइडेंटिकल वाई इंटरसेप्ट है इन लाइन वीवर बर्क प्लॉट। लाइन वीवर बर्क प्लॉट क्या होता है आपका, 1/r 1/s, ठीक है। ये लीजिए, ये है यहाँ पे इंटरसेप्ट। अब देखिए, इंटरसेप्ट होता है आपका यहाँ पे 1/r0 या r मैक्स भी बोल देते हैं इसे, क्योंकि इनिशियल रेट ही क्या होता है, मैक्सिमम रेट होता है, इसलिए इसे यहाँ पे r0 या r मैक्स लिख दो आप। स्लोप क्या था इसका, Km/r0, ये लीजिए। अब बोल क्या रहा है भाई, यहाँ पे 2 रिएक्शन है जिनका आइडेंटिकल क्या है, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों सेम पॉइंट पे आके वाई को, वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहे हैं। उसके अलावा क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ रिएक्शन 1 इज ट्वाइस ऑफ रिएक्शन 2, यानी कि एक रिएक्शन का स्लोप क्या है, दूसरे के यहाँ पे ट्वाइस है। तो ये हो गया, आप देखो, रिएक्शन स्लोप ऑफ रिएक्शन 1 R1 इज ट्वाइस ऑफ रिएक्शन 2, ठीक है। रिएक्शन 2 का अगर एक है तो आपका रिएक्शन 2 का अगर एक है तो R1 का क्या हो गया, आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे स्लोप, मतलब जस्ट डबल है। अब यहाँ पे से देखिए भाई, इसके बाद यहाँ पे इसने क्या बोला है, हाँ, द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वेयर वी, ये मैक्स हो गया, मैक्लीज मेंटन कोएफिशिएंट आपको निकालना है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे दी है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स इन 1 and 2 आर सेम, यानी कि ई नॉट जो है ना दोनों केसेस में, वो क्या है यहाँ पे सेम है, जिसको हम यहाँ पे एक्स मान लेंगे, ये लीजिए। अब देखिए, तो इसके बाद यहाँ पे इसने 4 स्टेटमेंट दिए और पूछा कि कौन कौन से सही होंगे। रिएक्शन 1 and 2 हैव सेम टर्नओवर नंबर। अब टर्नओवर नंबर क्या होता है, इस इक्वेशन में यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप वी मैक्स की बात करते हो ना R0 की, तो ये होता है आपका K2
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इनिशियली। ठीक है, तो ये जो टर्म है K2 इसी को बोला जाता है यहाँ पे टर्नओवर नंबर। अब आपसे क्या बोल रखा है यहाँ पे, देखो दोनों का 1/R0 अगर सेम है, 1/R0 ऑफ रिएक्शन 1 इक्वल टू 1/R0 ऑफ रिएक्शन 2, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, R0 ऑफ रिएक्शन 1 इक्वल टू R0 ऑफ रिएक्शन 2। तो यहाँ पे से आप क्या बोलोगे, K2 E0 ऑफ रिएक्शन 1 इक्वल टू K2 E0 ऑफ रिएक्शन 2 भी आपस में इक्वल होगी, और E0 तो दोनों ही केसेस में सेम है तो ये आपस में कट गए, तो K2 ऑफ रिएक्शन 1 इक्वल टू क्या हो गया, K2 ऑफ रिएक्शन 2। तो यहाँ पे से आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे क्या है, ट्रू है कि टर्नओवर नंबर क्या होगा, दोनों का यहाँ पे सेम होगा, ये लीजिए। ठीक है, इसके बाद बोल रहे हैं माइकलिस मेंटन कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, और सी बोल रहा है आपसे यहाँ पे माइकलिस मेंटन कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 1 इज ट्वाइस देन ऑफ रिएक्शन 2। तो अब ध्यान से देखिए, माइकलिस मेंटन कोफिशिएंट, अब जो कांस्टेंट जो यहाँ पे है ना, वो इन दोनों टर्म्स में से, इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट को ही यहाँ पे क्या कर सकता है, ट्रू बना सकता है। देख लेते हैं वो भी हम। यहाँ पे देखो भाई, स्लोप की अब यहाँ पे बात कर रहा है, तो जो आपका Km/R0 ऑफ रिएक्शन 1 है वो क्या है, ट्वाइस, हाँ पहली रिएक्शन का क्या है यहाँ पे, Km/R0 ऑफ रिएक्शन 2 का क्या है यहाँ पे, ट्वाइस है। इतना आप समझिए हो। ठीक है, अब यहाँ पे से एक और चीज समझो, माइकलिस मेंटन कोफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 1 डिवाइड में R0 1 इक्वल टू 2 टाइम्स Km ऑफ रिएक्शन 2 इक्वल डिवाइड बाय R0 ऑफ रिएक्शन 2, ये लीजिए। अब यहाँ से एक चीज हमें समझ में आ रही है, R0 ऑफ रिएक्शन 1 इक्वल टू R0 ऑफ रिएक्शन 2, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर हमें क्लैरिटी मिल रही है कि जो पहली रिएक्शन का माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है वो क्या है भाई, डबल है दूसरी रिएक्शन का। तो यहाँ पे ये यही तो बोल रहा है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 1 इज ट्वाइस देन ऑफ रिएक्शन 2। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ से क्या हो गया, आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो गया। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब एक बार बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, द रेट्स ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स फॉर रिएक्शन 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेट है यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेप्स के, वो यहाँ पे क्या आइडेंटिकल है। एक बार मैं आपको इसका यहाँ पे मतलब बताता हूँ क्या है। देखिए, जब भी आप एंजाइम काइनेटिक्स की रिएक्शन की बात करते हो तो यहाँ पे E0 क्या होता है, सबसे पहले E और सबस्ट्रेट मिलके यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे डिकम्पोज भी हो सकता है और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर एंजाइम यहाँ पे वापस से फ्री हो जाता है। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, जैसा पहली रिएक्शन में एक एलिमेंट्री स्टेप आपका ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 एलिमेंट्री स्टेप यहाँ पे आपके ये रहे। ठीक है, ऐसी आपकी दूसरी रिएक्शन होगी, पहला एलिमेंट्री स्टेप ये, दूसरा एलिमेंट्री स्टेप ये, और तीसरा आपका एलिमेंट्री स्टेप है जनाब ये। तो यहाँ पे जब ये तीनों मतलब तीसरा वाला 3 डैश के इक्वल होगा, पहला वाला 1 डैश के इक्वल होगा और दूसरा वाला 2 डैश के इक्वल होगा, तो ही ये आपका क्या होगा, यहाँ पे ट्रू होगा। अब देखिए, ये तो आपको दिया है कि यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप का क्या है, यहाँ पे K2ES, ये यहाँ पे आपको दिया है। अब ध्यान से देखो भाई, दोनों केसेस में यहाँ पे क्या है ना, K2 तो आपका क्या है, यहाँ पे K2 यहाँ पे आपका क्या है जनाब, दोनों केसेस में यहाँ पे सेम है, K2 दोनों केसेस में सेम है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ES के फॉर्मेशन का भी क्या यहाँ पे सेम है दोनों केसेस में। तो देखिए, ES जो है वो डिपेंड करेगा 1 और 2 की मतलब रेट कांस्टेंट पे। आप यहाँ पे देखिए K1/K2 इक्वल टू ES। तो यहाँ पे आपको इन दोनों का तो कोई डेटा दिया ही नहीं है, इन दोनों का, तो आप यहाँ से कुछ मतलब ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे क्या होगा भाई, इनका भी यहाँ पे रेट क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। यहाँ पे ये चीज़ ट्रू नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट से भी जाओगे तो वहाँ पे भी रिलेशन आपका डबल हो रहा है, तो यहाँ पे से ये चीज़ बिल्कुल पुख्ता होगी कि इनके रेट यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है।
ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में करना चाहते हैं तो मैं इस पर एक सेपरेट आपको मतलब बहुत डिटेल लेक्चर यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे से आपको एक चीज़ समझनी है कि देखिए भले ही सेकंड स्टेप का रेट कांस्टेंट सेम है, मतलब K2 और K2 डैश तो यहाँ पे आइडेंटिकल निकल के आए, ठीक है, बट Km जो है आपका ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इक्वल टू क्या निकल के आया, Km ऑफ सेकेंड रिएक्शन, ट्वाइस द Km ऑफ सेकेंड रिएक्शन, ये यहाँ से निकल के आ रहा है। तो इनका यहाँ पे देखिए ये जब चीज़ बदल गई तो यहाँ से आपका ऑब्वियस सी बात है एलिमेंट्री स्टेप के रेट भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि Km आपका क्या है, K2 पे भी डिपेंड करता है, K1 पे भी डिपेंड करता है, K-1 पे भी डिपेंड करता है, जो यहाँ पे आपके रिवर्सिबल स्टेप का रेट है K-1, ठीक है। तो वो जब रेशियो ही डिफरेंट है तो यहाँ पे आपका रेट भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा इन एलिमेंट्री स्टेप्स का। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए भाई, अब अगेन ये भी आपका 2023 का सवाल है, इसमें बोल रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ 3 नॉन इंटरेक्टिंग कंपाउंड P Q एंड R, ये आपके 3 नॉन इंटरेक्टिंग कंपाउंड है। यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे पाथ लेंथ जिस क्यूवेट में इन्हें लिया है उनकी पाथ लेंथ है तीनों की। अब ऑब्वियस सी बात है मशीन एक ही होगी तो 1 सेंटीमीटर की पाथ लेंथ होगी। पी की कंसंट्रेशन कितनी दे दी है, 10 की पावर -6, इसकी 2 गुना 10 की पावर -6, और आर की दे दी 3 गुना 10 की पावर -6। उसके अलावा एक्सटेंशन कोफिशिएंट एप्सिलॉन यहाँ पे तीनों का दे दिया, इसका दे दिया आपको 10 की पावर 5, इसका आपको दे दिया है 2 गुना 10 की पावर 5। यूनिट अगर आप देखोगे बिल्कुल यहाँ पे इन लाइन है सारे के सारे, ठीक है, जिस जो हमें चाहिए होते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे 3 × 10⁵ ये लीजिए। अब आप जानते हो भाई यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, देखिए एब्जॉर्बेंस इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन CL, ठीक है, ये आपका एब्जॉर्बेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला होता है log 1/T, ठीक है, ये लीजिए, ये आपका ट्रांसमिटेंस। इसके अलावा एब्जॉर्बेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, एब्जॉर्बेंस क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल में यहाँ पे से आप देखोगे एप्सिलॉन CL, तो यहाँ पे से आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे से आप निकाल दोगे एब्जॉर्बेंस ऑफ P। एब्जॉर्बेंस ऑफ P क्या आएगा, इन तीनों का इंटू, यानी कि यहाँ पे से 10⁻⁻1 हो गया। यहाँ पे जब आप इन तीनों का इंटू करोगे तो वो निकल के आएगा एब्जॉर्बेंस ऑफ Q, तो वो आ जाएगा 2 दूनी 4 गुणा 10 की पावर -1, ठीक है, ये आपका ऐड होके -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एब्जॉर्बेंस ऑफ रिएक्शन R 9 × 10⁻⁻1। यहाँ पे आपने एब्जॉर्बेंस निकाल दिया। अब किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी स्पीसीज होती ना, उन सब का जब आप क्या कर देते हो, एब्जॉर्बेंस ऐड कर देते हो, तो आपका सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस हो जाता है। तो एब्जॉर्बेंस ऑफ ये सॉल्यूशन जो मिक्सचर है, तो आप क्या बोल दोगे, AP + AQ + A, यहाँ पे से क्या आ गया आपका PQR AR। अब देखो भाई ये कितना है आपका, ये है आपका 1 × 10 की पावर -1, 4 और 9, 9 4 13 और 1 14, 14/10 यानी कि आपका 1.4 आ गया एब्जॉर्बेंस। ट्रांसमिटेंस निकालने जाओगे तो देखिए ट्रांसमिटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लॉग को इधर भेजोगे ये हो जाएगा 10 की पावर A, और जब आप यहाँ पे ट्रांसमिटेंस को ऊपर लिखोगे तो हो जाएगा 10 की पावर -A, ठीक है। अब यहाँ पे से आप क्या निकाल लो, ट्रांसमिटेंस निकाल लो, ये हो जाएगा 10 की पावर -1.4, ये लीजिए, ये आपका ट्रांसमिटेंस यहाँ से निकल के आ गया। लेकिन ध्यान से देखिए भाई यहाँ पे आपसे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस पूछा है, तो आपको किसी भी चीज़ को परसेंटेज में परसेंटेज बनाने के लिए आप क्या करते हो, उसे 100 से गुणा कर देते हो, ये हो गया आपका 1.4 गुणा 100, यानी कि 10 की पावर 2। 100 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2, और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ट्रांसमिटेंस आपका कितना निकल आएगा, 10 की पावर 0.6, ठीक है। और यही गलती मैंने की थी जब मैं इस एग्जाम में बैठा था, ठीक है, मेरे 2 नंबर चले गए थे, वरना इस साल भी मेरी सिंगल डिजिट रैंक यहाँ पे आती। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे आके मैंने ट्रांसमिटेंस निकाला और बस खेल खत्म, निकाल दिया, और जो वैल्यू आई 0.000 करके वो मैंने लिखाया, ठीक है। इस केस में 10 की पावर 0.6 है, इसको जब आप निकालने जाओगे 10 की पावर 0.6 तो आ गया आपका 3.98, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3.98%,
तो ये लीजिए भाई, यही आपसे पूछा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 3.98 हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग टू पैरेलल इररिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वेयर K1 इक्वल टू 2K2, यानी कि K1 की वैल्यू आप मान लो या K2 की वैल्यू आप मान लो यहाँ पे x, तो ये क्या हो गया आपका 2x हो गया, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आफ्टर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ R का कंप्लीट कन्वर्जन हो रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ P1 इन रिएक्शन मिक्सचर वॉज 15, ये आपका 15 हो गया, ठीक है। कंप्लीट कन्वर्जन में आपका 15 बना, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ R वॉज, अब देखिए भाई पैरेलल रिएक्शंस की ना एक खास बात होती है, ठीक है। जिस रेशियो में आपके रेट कांस्टेंट बढ़ते हैं, जैसे आपका ये क्या था K1/K2 है, ये आपका क्या है यहाँ से 2, और इसको मैं 1 लिख लेता हूँ। तो पैरेलल रिएक्शन जब फर्स्ट ऑर्डर की होंगी तो उनके इसमें एक खास बात क्या होती है, जिस ऑर्डर में आपके रेट कांस्टेंट बढ़ते हैं ना, उसी ऑर्डर में आपकी यहाँ पे क्या होती है, कंसंट्रेशन की ये भी बढ़ती है, मतलब रेशियो भी, मतलब यहाँ पे से अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसे कंसंट्रेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ P2। अब ये वैल्यू तो मुझे दी है, कितनी है ये आपकी, यह आपकी 15, ठीक है। तो यहाँ पे से जब आप P2 निकालने जाओगे तो ये क्या हो जाएगी 15/2, यानी कि ये क्या आ गया आपका 7.5। तो ये आपका 15 है, ये आपका 7.5 है। अब स्टोक्योमेट्री सबकी 1 है, और आपसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये P2 की नहीं पूछ रहा है, R की पूछ रहा है। अब यहाँ पे साहब एक चीज समझिए कि ये 15 मोल इसके जनरेट हुए, इसके 7.5 मोल जनरेट हुए, तो इनिशियली ये सब्सटेंस कितना रहा होगा इन दोनों का सम, क्योंकि एक इक्विवेलेंट से ये भी एक इक्विवेलेंट ये जनरेट हो रहा है। तो आप ये जानते हो कि इनिशियली जितना मास रहा होगा फाइनल भी उतना ही मास रहेगा, तो यहाँ पे से ये चीज यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो। तो 15 और 7 22.5 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो जस्ट मोल कंसेप्ट का फंडा था, बहुत इजी तरीके से आप इसे यहाँ पे कर सकते थे। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए भाई, यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। अगेन एंजाइम काइनेटिक्स में 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैटालिटिक एफिशिएंसी, ठीक है, उसके बाद आपका टर्नओवर नंबर और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्नओवर फ्रीक्वेंसी है, फिर टर्नओवर नंबर है, फिर आपकी कैटालिटिक एफिशिएंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी पूछ लिया। अब देखिए टर्नओवर फ्रीक्वेंसी होती क्या है या टर्नओवर नंबर क्या होता है। देखिए सपोज कीजिए आपकी कोई रिएक्शन है, रिएक्शन आपकी क्या हो रही है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे आपने एंजाइम का यूज किया। अब ये एक मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम एक्स मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट को यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपका P1 P2 कुछ भी हो, तो देखिए एक मॉलिक्यूल ने कितनों को कन्वर्ट किया, एक्स मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया, तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, टर्नओवर नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितने टाइम में किया, सपोज करो 5 घंटे में किया या 6 घंटे में किया या 7 घंटे में किया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, तो आप क्या कर दोगे, जितने भी टाइम में करेगा उस टाइम से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, या 6 घंटे में करेगा 6 से डिवाइड कर दोगे, ये लीजिए। अब यही फंडे का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए आपसे बोल क्या रहा है यहाँ पे, आपसे बोल रहा है जनाब कि देखिए द टर्नओवर फ्रीक्वेंसी इन आवर्स, इन पर आवर ऑफ अ रिएक्शन वेयर 5 मोल% ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर 90% कन्वर्जन इन 3 आवर इच। देखिए एक रिएक्टेंट है, इसको आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इनिशियली सपोज करो ये 100 था, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, इसको 90% यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, जो बचा हुआ 10 है उससे हमें मतलब नहीं है, कन्वर्ट कितना हो गया यहाँ पे, 90% कन्वर्ट हो गया। और कितने ने कन्वर्ट किया, ये अगर 100 है तो इसके रिस्पेक्ट में 5%, यानी कि 5 मॉलिक्यूल आपके एंजाइम के हैं, ठीक है। तो 5 मॉलिक्यूल ने कितनों को कन्वर्ट किया, 90 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट किया। तो एक एंजाइम का मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेगा, 90 डिवाइड बाई 5, यानी कि एक मॉलिक्यूल 18 मॉलिक्यूल को कर देगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। कितने टाइम में कर रहा है, इन 3 आवर्स। और हमें तो यहाँ पे 3 आवर से मतलब नहीं, हमें 1 आवर में कितने से कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल की 1 घंटे में कितना करेगा, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो 6 मॉलिक्यूल को यहाँ पे कन्वर्ट करेगा। तो 18 आपका टर्नओवर नंबर था और ये 6 आपकी क्या हो जाएगी, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है,
ठीक है, ये क्या बोल रहा है, आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन कंटेनिंग 14C गिविंग 45 काउंट पर ग्राम ऑफ कार्बन इन 5 मिनट्स, अ स्पेसिमेन ऑफ फ्रेशली कट वुड गिव 20 काउंट पर ग्राम ऑफ कार्बन पर मिनट्स, द काउंटर यूज्ड recorded of a background count of 5 count per minute in the absence of any 14C containing sample, the age of specimen is। अब देखिए भाई, कुल मिला के आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये रेडियो एक्टिविटी का सवाल है, और जितने भी आपके रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इसे समझाता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है कि एक आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन था, मतलब कोई जमीन से खोद खाद के ऐसे वो निकाला होगा स्पेसिमेन, तो उसमें क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, 14C की जो डिसइंटीग्रेशन की रेट थी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो कितनी है यहाँ पे 45 एटम्स ऑफ 14C डिस इन पर ग्राम ऑफ सैंपल, यानी कि जो लकड़ी या जो भी निकाला उसका 1 ग्राम लिया, उस 1 ग्राम में हमने जब मीजर किया तो 45 क्या हुए एटम ऑफ 14C क्या हुए, डिसइंटीग्रेट हुए, वो भी कितने टाइम में, 5 मिनट में। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 5 मिनट्स में। तो अगर आपसे 1 मिनट में पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, ये क्या होगा 9 ग्राम पर मिनट, 9 पर ग्राम पर मिनट यहाँ पे क्या होगी, इसकी डिकम्पोजिशन की रेट होगी। ठीक है, 5 से मैंने इसे भागा दे दिया 1 मिनट में निकालने के लिए, ये लीजिए। तो ये आपका क्या था यहाँ पे, ये। इसके अलावा अब देखो फ्रेशली प्रिपेयर्ड की बात करो, मतलब जो फ्रेशली अभी तक क्या था, फ्रेश वुड जो है उसको यहाँ पे लिया, तो इसका जब देखा, फ्रेश का मतलब होता है R0। अभी मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, ये क्या आपका 20 काउंट दे रहा है पर ग्राम पर मिनट, तो ये लीजिए हमने दोनों की यूनिट यहाँ पे सेम करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे इसमें कन्वर्ट किया, ये लीजिए दोनों की यूनिट अब सेम होगी। ठीक है, इतना यहाँ पे इसने कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि इसके बाद इसने ना रिएक्शन की प्रिसाइजनेस लाने के लिए अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलो, यहाँ पे अपनी मशीन को चेक किया कि ये सही से मेजर कर रही है नहीं कर रही है। तो उन्होंने क्या देखा, एक ऐसा सैंपल लिया जिसमें 14 ये मतलब 14C वाला कार्बन था ही नहीं, रेडियो एक्टिव कार्बन था ही नहीं, लेकिन वो उसमें भी क्या कर रहा है, पर ग्राम सैंपल में पर ग्राम पर मिनट। ठीक है, उसके भी उसने कितने दिखाए, 5 डिसइंटीग्रेशन पर ग्राम पर मिनट दिखाए। तो इसका मतलब क्या है, वो रैंडमली 5 तो दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, जब इनकी एक्चुअल निकालनी होगी तो 5 यहां से माइनस करोगे, तो इसकी एक्चुअल कितने होंगे डिसइंटीग्रेशन, 4 पर ग्राम पर मिनट होंगे, और इसके एक्चुअल कितने होंगे यहाँ से -5, इसके हो गए आपके 15 पर ग्राम पर मिनट होगी, ये लीजिए। ठीक है, इतना आप यहाँ पे से समझ गए होगे। अब देखो भाई, फ्रेशली कट मतलब जो अभी बिल्कुल फ्रेश है, इनिशियल रेट आप उसका मेजर कर रहे हो, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी कि इसकी तो हमें एज निकालनी है यहाँ पे, तो ये टाइम हमें निकालना है। अब यहाँ से क्लियर हो गया। आप जानते हो भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा R इक्वल टू आर नॉट, सॉरी पहले मैं आपको इसका फंडा बता देता हूँ, मैं ऐसा लिख क्यों रहा हूँ। देखिए क्या होता है, A इक्वल टू ए नॉट ई का पावर -K1T। ठीक है, ये होता है, ये आप जानते हो। अब आप ये भी जानते हो भाई, अगर मैं किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो R इक्वल टू क्या होता है, K1 ए नॉट, ठीक है, या K1A की पावर 1। ठीक है, ये लीजिए, यही तो होता है। अब देखिए सपोज कीजिए मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ R, सपोज करो X लिख लिया मैंने। ठीक है, एक रिएक्शन का नाम है RX। ठीक है, इसका यहाँ पे K1X और ये AX। ठीक है, अब देखो सेम रिएक्शन मैंने ली यहाँ पे, तो जब आप RA/RB करोगे ना, तो ये क्या होगा यहाँ पे, प्रोपोर्शनल होगा किसके, AX/AB के रेशियो के। ठीक है, ये लीजिए। तो इसी फंडे का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। मैं A/A0 को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा किससे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से। ये लीजिए भाई, ये आपका इक्वल हो जाएगा यहाँ पे -K1T। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटीग्रेशन है, टाइम t कितना दिया है यहाँ पे, ये दिया आपको 4 ग्राम। ठीक है, 4, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 4, और R0 की जगह पे मैं कितना लिखूंगा यहाँ पे, आई थिंक 15 है, 15 है आई थिंक, यस 15। ठीक है,
इसके अलावा ई का पावर माइनस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आप जानते हो भाई हाफ लाइफ के साथ कैसे रिलेटेड होता है, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, और टी हाफ आपको यहाँ पे दी हुई है, देखो कितनी है 5730 5730 इंटू ये टी है, ये टी है एज ऑफ स्पेसिमेन। तो यहाँ पे साहब लॉग ले लोगे, एल एन ले लोगे, एल एन 4/15, इधर हो जाएगा आपका माइनस 6.693 5730 इंटू टी। यहाँ पे से आपका टी क्या हो जाएगा देखिए 5730 डिवाइड बाई 6.3 एल एन 15/4। ठीक है, माइनस का साइन हमने हटा दिया दोनों ओर से, इसको अपोजिट कर दिया। अब मैं इसको एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये जो वैल्यू है जनाब आपकी निकल के आएगी, देखिए क्या है यहाँ पे एल एन में आपको लेना है 15 डिवाइड बाई 4, ओके, फिर इसको इसने इंटू कर दिया है इंटू 5730, यस, फिर इसको इसने डिवाइड कर दिया है यहाँ पे 0.693, और ये आ गई आपकी 10928.8, यानी कि 10928। ये आपका निकल के आ जाएगा टी फाइनली यहाँ पे 10928.8 ईयर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी हाफ आपको ईयर्स में दी थी। तो ये लीजिए भाई, ये आपका यहाँ पे से क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी तक आपके साथ 2025 तक के, 2020 से लेके ये 2025 तक के सारे आंसर यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के 2015 से लेके 2020 से लेके 2025 तक के सवालों के साथ। और ऐसा नहीं है भाई, आगे इन फ्यूचर में आपके साथ 2015 से 2020 तक के भी सवाल यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।